सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दादिश गुरु। आज हमारा जो पाठ है पाठ 2 जिसका नाम संज्ञेय शक्ति है उसके प्रश्न उत्तरों के बारे में समझने जा रहे हैं। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने अच्छी प्रकार से पाठ 2 का अध्ययन कर लिया है, तो सभी को कहानी भी अच्छी तरह से याद हो चुकी होगी और उसी कहानी के आधार पर हम इन प्रश्न उत्तरों को करने जा रहे हैं। तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें, वायस कव्वेने कीदृशम यानी किस प्रकार के व्याधम शिकारी को आयांतम आते हुए अपश्यत देखा। यानी कौवे ने किस प्रकार के शिकारी को आते हुए देखा। तो कहानी में पढ़ा है अपन ने कि जब कौवे ने उस शिकारी को देखा तो उसे उस कौवे को वो जो शिकारी था वो दूसरे यमराज के समान दिखाई पड़ा। तो इसका सही विकल्प होगा कृतांत मिव द्वितीयम, यानी दूसरे यमराज के समान। यहाँ पर हमने देखा था कृतांत का अर्थ होता है यमराज। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है, कुतो अत्र कहाँ से यहाँ निर्जने वने निर्जन वन में तंडुल कणा नाम चावल के कणों का संभव है, यानी संभव इस निर्जन वन में चावल के कणों का संभव कहाँ से है, यानी कहाँ से आ सकते हैं। इति यानी इस प्रकार का, यानी किसने, उक्तमान यानी कहा था। ऐसा किसने कहा था। तो हमने कहानी के अंदर पढ़ा है कि जो कबूतरों का राजा था वो आकाश में उड़ रहा था, वहाँ से उसे चावल के कण बिखरे हुए दिखाई पड़े थे। तो उसने कहा था कि इस प्रकार से इस निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से आ सकते हैं। तो हमें अब कहानी के अंदर जाकर सोच करके देखना है कि उस कबूतरों के राजा का नाम क्या था। तो वो था चित्रग्रीव उसका नाम था। तो विकल्प हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है, विपत्त काले विपत्ति के समय का पुरुषस्य कायर पुरुष का लक्षणम अस्ति, यानी लक्षण होता है। विपत्ति के समय कायर पुरुष का क्या लक्षण होता है, यानी तो हमने पढ़ा था विपत्त काले का पुरुषस्य, विपत्त काले विषमय एव का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति, ऐसी एक पंक्ति लिखी हुई थी। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विषमय। चौथा प्रश्न है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, यानी छोटी छोटी वस्तुओं का भी कार्य साधिका अस्ति, यानी कार्य साधने वाला होता है। यानी छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करें कि वो कार्य को सिद्ध कर दें, यानी कार्य को पूरा कर दे। तो पाठ के अंदर हमने श्लोक के अंदर अंतिम श्लोक में पढ़ा था कि अगर छोटी छोटी वस्तुओं का भी संग्रह किया जाए, उनको एकत्रित किया जाए, तो वो कार्य को पूरा करने वाली होती है। तो संगठन का संस्कृत शब्द है यहाँ पर सम्मति, तो सही ऑप्शन हो जाएगा अ। इससे आगे बढ़ते हैं, हमें दिए हुए हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, वायसस्य यानी कौवे का नाम किम, क्या नाम है। जो कौवा आया हमारी कहानी के अंदर उसका क्या नाम है। तो जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो वायसस्य को ऐसा कैसे लिखेंगे, नाम को ऐसा कैसे लिखेंगे, और यहाँ से इस किम शब्द को हटाएंगे और किम शब्द को हटाकर हमें लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि जो कौवा था उसका नाम था लघुपत्नक। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लघुपत्नक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न, द्वितीय प्रश्न हमें दिया हुआ है, वायस यानी कौवे ने, कम यानी किसको, आयांतम यानी आते हुए, अपश्यत यानी देखा। तो यानी कौवे ने किसको आते हुए देखा। तो हमने कहानी में पढ़ा है, कहानी में आया था कि शिकारी को आते हुए देखा। तो जब इसका उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे, तो जब उत्तर लिखेंगे तो वायस को ऐसा का ऐसा ही हम लिखेंगे। और कम शब्द हमें दिया हुआ है, तो कम शब्द को हटाएंगे और यहाँ पर उसके स्थान पर लिख देंगे व्याधम। और आयांतम को ऐसा कैसे लिखेंगे, और अपश्यत। तो वायस व्याधम आयांतम अपश्यत, यानी कबूतर ने शिकारी को आते हुए देखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न है, कह कपोत राजा, कौन कबूतरों का राजा है या था। तो कहानी में हमने पढ़ा है कि कबूतरों का जो राजा है उसका नाम है चित्रग्रीव। तो यहाँ पर हम इस क शब्द को हटाएंगे और इसके स्थान पर लिख देंगे चित्रग्रीव। यहाँ पर देखिए, ये ग को अच्छी तरह हम लिख लेते हैं, ग शब्द को चित्र और उसके पश्चात ग्रीवः, यानी चित्रग्रीवः कपोतराज। कपोतराज कौन है, चित्रग्रीव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो चौथा प्रश्न हमें दिया हुआ है,
कीदृशे किस प्रकार के, तृणय यानी तिनकों के द्वारा, मत्त दंतिन मत वाले हाथी, बध्यन्ते बांध दिए जाते हैं। तो श्लोक यानी पाठ की अंतिम लाइन में हमें दिया हुआ है तृणय गुणत्वमापन्ने मत्त दंतिन बध्यन्ते। तो यहाँ पर जब कीदृशे शब्द को हटाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे गुणत्व मापन्ने। इस प्रकार से हमारा ये गुणत्व, इसको देखिए सही कर लेते हैं हम, ये गुणत्व मापन्नई। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि उसने प्रश्न हमें तृतीया विभक्ति में बहुवचन में पूछा है, तो जो हमें उत्तर देना है वह भी हमें तृतीया विभक्ति के बहुवचन में ही देना है। ऐसा नहीं करना कि गुणत्व मापन्ने के स्थान पर हम गुणत्व मापन्नम कर दें या इसके अलावा कोई शब्द लिख दें, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। प्रश्न हमें जिस विभक्ति के जिस वचन में पूछा जाता है, हमें उत्तर भी उसी विभक्ति के उसी वचन में देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की ओर। बोर्ड परीक्षा में हमें निबंधात्मक प्रश्न नहीं आने वाला है, तो केवल यहाँ पर हम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको निबंधात्मक प्रश्नों को केवल हम देखेंगे, उनके बारे में कहानी में सब पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर हमें ज़्यादा विचार नहीं करना है। पहला प्रश्न हमें दिया है कथायाम, कथा में वर्णित व्याध कृत्यम यानी शिकारी के कार्य को स्वशब्देषु अपने शब्दों में लिखो। यानी शिकारी ने कौन कौन से काम किए उनको अपने शब्दों में लिखना है। तो आपके मन में आ ही गया होगा उसने क्या क्या किया, केवल इतना आपको उसको याद करना है। चित्रगिरिव कपोतान किम अवबोधयत, चित्रगिरु ने कबूतरों को क्या समझाया, तो उसने समझाया था कि हमें इसके बारे में यानी इसको धिक्कारना नहीं चाहिए, हमें इसके केवल प्रतिकार के बारे में विचार करना चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने योजना बनाई, तो वो केवल हमें याद रहना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थर्ड प्रश्न है कपोता कथम सिद्धिम प्राप्तवंत, कबूतरों ने कैसे सिद्धि को प्राप्त किया, यानी वह जाल से कैसे मुक्त हुए। चौथा प्रश्न है चित्रग्रीवम अवहेलयन, चित्रग्रीव की अवहेलना करके यानी बात न मान करके, कपोत यानी कबूतर, सदर्पम घमंड के साथ, किम यानी क्या, उक्तवान यानी कहा। चित्रग्रीव की अवहेलना करके वो जो कबूतर था उस कबूतर ने घमंड में क्या कहा, तो उस श्लोक के 6 प्रकार के प्राणी बताए थे जो हमेशा दुर्भागी होते हैं। तो यहाँ पर हमें निबंधात्मक पर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना है। कारण है उसका क्योंकि हमें परीक्षा में वो आने वाले नहीं हैं। उसके बाद उत्तरमाला, हमें यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तरमाला दे रखी है, लघुत्तरात्मक प्रश्नों की उत्तरमाला दे रखी है। आगे हम बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा व्याकरण से संबंधित प्रश्न यहाँ से हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण प्रश्न, पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उनमें धातु बतानी है, लकार कौन सा आया है, पुरुष कौन सा है और वचनानाम निर्देशम कुरुत यानी उनके बारे में बताइए। धातु के बारे में बताना है, लकार के बारे में बताना है, पुरुष के बारे में बताना है और साथ में उसमें कौन से वचन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है पहला पद निवसंती, जो कि उसने हमें बताया हुआ है कैसे क्या है। निवसंती में वस धातु है और साथ में जो लकार है वो लट लकार है। पुरुष हमारा प्रथम यानी प्रथम पुरुष है और जो वचन है वो हमारा बहुवचन है। अगला हमें दिया हुआ है अपश्यत। तो अपश्यत जो धातु हमें बतानी है सबसे पहले, तो अपश्यत में धातु होती है दृश्य धातु हो जाएगी। लकार हमारा क्योंकि भूतकाल का है इसलिए लकार हो जाएगा हमारा लंग लकार। पुरुष हमारा जो होगा वह प्रथम यानी प्रथम पुरुष का शब्द है और वचन की बात करें तो वचन हो जाएगा हमारा एक वचनम। अगला हमें दिया हुआ है, देखिए अगला है दर्शयिष्यति। दर्शयिष्यति में सबसे पहले हम धातु की बात करें तो धातु होगी इसकी दर्श धातु हो जाएगी। लकार की बात करेंगे तो लकार हमारा हो जाएगा लृट लकार क्योंकि भविष्यत काल है। पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष वही हमारा रहेगा प्रथम, और वचन की बात करेंगे तो वचन हमारा हो जाएगा एक
वचनम। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमें दिया हुआ है पश्यामी। पश्यामी शब्द में हमें धातु बतानी है, तो धातु पश्यामी शब्द की भी होती है दृश्य धातु। और लकार की बात करें तो लकार यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्योंकि वर्तमान काल में है इसलिए लट लकार हो जाएगा। पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष हमारा हो जाएगा प्रथमा। और वचन की बात करें तो वचन वापस वही हमारा हो जाएगा एक वचनम। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हमें दिया हुआ है बबू। बबू शब्द में हमें धातु बतानी है, तो धातु हो जाएगी हमारी भू धातु। लकार हमें बताना है, तो लकार यहाँ पर देखिए ज़्यादातर हमारे काम नहीं आता वो लकार, लिट लकार। वचन की बात, पुरुष की बात करें तो पुरुष हो जाएगा हमारा प्रथमा। वचन की बात करेंगे तो वचन वही एक वचनम। अगला शब्द है हमारे पास में उवाच। उवाच शब्द हमें दिया हुआ है, इसमें बताना है, तो इसका जो धातु होगी वो हो जाएगी ब्रूय धातु। ब्रूय धातु। तत्पश्चात हमें लकार बताना है, तो लकार ये भी वही लिट लकार, जो कि हमारे बहुत ही कम काम में आता है। पुरुष यहाँ पर हो जाएगा प्रथमा, पुरुष का प्रयोग किया गया है। वचन की बात करें तो वचन हमारा हो जाएगा एक वचनम। अगला शब्द हमें दिया हुआ है अकरोत। अकरोत शब्द में हमारी मूल धातु हो जाएगी क्री। लकार हमारा हो जाएगा, भूतकाल की बात है इसलिए लंग लकार। पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष हो जाएगा हमारा प्रथमा पुरुष। और वचन की बात करें तो वचन हो जाएगा हमारा एक वचनम। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बताया कि इसमें कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है अधोलिखितेषु पदेषु। नीचे लिखे हुए पदों में हमें क्या क्या बताना है? शब्द बताना है, विभक्ति बतानी है, वचनानाम निर्देशम करोति, यानी वचनों का निर्देश करो, यानी कौन से पद में कौन सा तो शब्द आया है, मूल शब्द कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है, इसके बारे में हमें बताना है। दोनों ने हमें करके दिया हुआ है। तीरे पद दे रखा है, मूल शब्द तीर है, विभक्ति सप्तमी है और वचन है एक वचन। अगला जो शब्द है हमारा, अगला पद है पक्षिणा। तो पक्षिणा में मूल शब्द बताना है हमें। मूल शब्द हो जाएगा पक्षी और उसके बाद में विभक्ति। विभक्ति हमारी हो जाएगी प्रथमा और प्रथमा में हमें वचन बताना है, तो वचन हो जाएगा हमारे पास बहुवचनम। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बन जाएगा, ये पद हो जाएगा। अगले पद की बात करें तो अगला पद हमें दिया हुआ है चंद्रमसी। चंद्रमसी का मूल शब्द बताना है, तो मूल शब्द हो जाएगा चंद्रमस। विभक्ति हमें बतानी है, तो विभक्ति हो जाएगी यहाँ पर सप्तमी। और हमें वचन बताना है, तो चंद्रमा एक ही है इसलिए वचन हमारा क्या हो जाएगा एक वचनम। अगले पद में हम देखें तो अगला पद हमें दिया हुआ है तस्मिन। तो तस्मिन का जो शब्द होता है वो होता है तत्। विभक्ति की बात करें तो विभक्ति यहाँ पर भी हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति के बाद वचन की बात करें तो वचन हो जाएगा यहाँ पर एक वचनम। अगले पद में देखें, अगला पद हमें दिया हुआ है व्याधेन। तो मूल शब्द हो जाएगा यहाँ पर व्याध। व्याध शब्द हो जाएगा। और विभक्ति की बात करें तो रामायण की तरह बनेगा, इसलिए इसमें हो जाएगी तृतीया विभक्ति। और तृतीया विभक्ति के साथ वचन हो जाएगा हमारा एक वचनम। चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तो अगले पद में दिया हुआ है, देखिए अगला जो पद है वो है वने। वने हमें दिया हुआ है, तो वने में हमें देखना है सबसे पहले मूल शब्द हो जाएगा वन। विभक्ति की बात करें तो विभक्ति यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि अर्थ निकल रहा है वन में, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तत्पश्चात वचन की बात करें तो वचन हो जाएगा हमारा एक वचनम। अगले पद में देखिए, तो अगले पद में देखिए हमारा शब्द दे रखा है सर्वे। सर्वे का मूल शब्द की बात करें तो बन जाएगा सर्व। और उसके बाद में विभक्ति की बात करें तो विभक्ति हो जाएगी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति।
और सर्वे यानी सभी की बात हो रही है, इसलिए वचन हो जाएगा बहुवचनम। इस प्रकार से हमने ये दूसरा प्रश्न भी हल कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारे लिए, निम्नलिखितेषु शब्देषु, नीचे लिखे शब्दों में संधि नाम निर्देश सहितम, संधि के नाम का निर्देश करते हुए संधि विच्छेदम प्रदर्शित, संधि विच्छेद को प्रदर्शित कीजिए, अर्थात संधि विच्छेद लिखिए। सबसे पहला पद हमें दिया हुआ है कुतोत्र, तो संधि विच्छेद जब इसका करेंगे तो संधि विच्छेद बनेगा कुतः प्लस अत्र, ये तो इसका संधि विच्छेद हो गया। अब हमें लिखना है संधि का नाम, तो संधि का नाम हो जाएगा विसर्ग, यानी इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया है। दूसरा पद है हमारे पास व्याकुलस चलितः, तो संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में पहला पद हो जाएगा व्याकुलः प्लस चलितः, ये तो संधि विच्छेद हो जाएगा। और हमें संधि का नाम लिखना है, तो संधि का नाम हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला पद है हमारे पास अप्येवम, तो संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा अपि प्लस एवं, अपि प्लस एवं। संधि का नाम हो जाएगा यण संधि। ऐसे ही आगे का पद है हमारे पास प्रतिकारस चिंतयेताम, तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो पद बनेगा प्रतिकारः प्लस चिंतयेताम, ये तो हो जाएगा हमारे पास संधि विच्छेद। और संधि का नाम लिखना है तो संधि का नाम हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला पद है सर्वरेक चित्ती भूय, तो संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद बनेगा सर्वे प्लस एक चित्ती भूय। और संधि का नाम लिखना है तो संधि का नाम लिख देंगे हम विसर्ग संधि। अगला पद है हमारे पास सुदूरा जालापहार कान, तो इसमें दो जगह दो पदों में संधि हो रही है, दो जगह संधि करेंगे हम। पहला सुदूरात प्लस जाल, और पीछे का पद हो जाएगा अपहार। तो देखिए जब पहला पद हो जाएगा सुदूरात प्लस जाल प्लस अपहार कान, सुदूरात प्लस जाल प्लस अपहार कान। तो यहाँ पर जो पहला संधि विच्छेद है इसमें तो संधि का नाम लिख देंगे हम जस्तु संधि। कौन सा लिख देंगे? जस्तु संधि। और जो यहाँ पे संधि है जाल अपहार कान, यहाँ पर इस संधि का नाम लिख देंगे हम दीर्घ संधि। इस प्रकार से हमने सभी पदों में संधि विच्छेद और संधि का नाम देखा है। अब जो अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में हमें दिया हुआ है अधस्तनेषु पदेषु, यानी नीचे लिखे हुए पदों में नाम निर्देश सहितम, नाम निर्देश करते हुए यानी नाम लिखते हुए समास विग्रहो विधेय, यानी समास का विग्रह को कीजिए। तो ये हमारे पास अगला प्रश्न है। पहला पद हमें दिया हुआ है गोदावरी तीरे, तो इसका समास विग्रह होगा गोदावर्याः
तीरे, और समास का नाम हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुषः। ऐसे ही अगले पद में हम देखेंगे, पद है हमारे पास अनिष्ट दर्शनम। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो न इष्ट दर्शनम, न इष्ट दर्शनम। और जब इसके समास का नाम लिखेंगे तो समास का नाम हो जाएगा, समास का नाम देखिए, समास का नाम लिखेंगे तो समास का नाम हो जाएगा हमारे पास नय तत्पुरुष। इसमें समास हो जाएगा नय तत्पुरुष। अगला पद है हमारे पास अनभिमतम। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह हो जाएगा न अभिमतम, न अभिमतम। और इसमें भी वही समास हो जाएगा नय तत्पुरुषः, नय तत्पुरुषः समास हो जाएगा। अगले पद की ओर चलें तो अगला पद हमें दिया हुआ है सपरिवारः। तो जब सपरिवार का विग्रह करेंगे तो विग्रह हो जाएगा परिवारेण, परिवारेण सहित, यानी परिवार के साथ। और इसके जब समास का नाम लिखेंगे तो समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय समास। उसके बाद अगले पद की ओर बढ़ें तो अगला पद हमें दिया हुआ है निर्जनम। तो निर्जनम का मतलब होता है लोगों से रहित। तो इसका विग्रह करेंगे तो जनानाम, जनानाम अभावः, जनानाम अभावः, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। और जब इसके समास का नाम लिखेंगे तो समास का नाम हो जाएगा अवययी भावः, अवययी भाव समास हो जाएगा। अगले पद में देखें तो अगला पद हमें दिया हुआ है मत्तदन्तिनः। तो इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह हो जाएगा मत्ताः दन्तिनः, मत्ताः दन्तिनः। और जब इसके समास का नाम लिखेंगे तो समास का नाम हो जाएगा कर्मधारयः, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगले पद में देखें तो अगले पद में लिखा हुआ है अविचारितम। तो अविचारितम का जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न विचारितम, न विचारितम। तो न विचारितम हो जाएगा। और जब इसमें हमने देखा, इससे पूर्व वाले दो जो उदाहरण देखे जहाँ भी न शब्द लगा करके किसी का विग्रह बनाया जाता है तो वहाँ पर समास का नाम होता है नय तत्पुरुष, नय तत्पुरुष। जहाँ भी न लगा करके समास का विग्रह किया जाता है वहाँ निश्चित रूप से नए तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार से हमारा ये चौथा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवें प्रश्न में हमें दिया हुआ है निम्नलिखितेषु शब्देषु, निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति ही, यानी प्रकृति यानी मूल पद, प्रत्ययश्च, और उसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, विवेच्यताम, उसका विवेचन कीजिए। यानी मूल पद और प्रत्यय क्या क्या है उसका विवेचन हमें करना है। तो यहाँ पर एक उन्होंने सॉल्व करके हमें दिया हुआ है प्रबुद्ध, प्रबुद्ध। तो यहाँ पर जब इसका प्रकृति देखें तो प्र उपसर्ग है, तत्पश्चात बुद्ध धातु है और साथ में पीछे लगा हुआ है यहाँ पर कत प्रत्यय। आगे के पद की ओर बढ़ें तो आगे के पद में देखें हमें दिया हुआ है जातम। अगला पद है हमारा जातम। तो यहाँ पर हमें प्रकृति और प्रत्यय बताना है। तो प्रकृति तो हो जाएगी इसकी जन, और जो प्रत्यय है वो प्रत्यय हो जाएगा कत प्रत्यय। तत्पश्चात लिखा हुआ है विकीर्य। तो विकीर्य में देखिए
वी उपसर्ग हो जाएगा और उसके बाद में क्री धातु और साथ में हमारा जो प्रत्यय लिखा हुआ है अंत में ये दिखाई पड़ रहा है, तो ये के लिए हो जाएगा हमारे पास लेप, लेप प्रत्यय हो जाएगा। अगला पद है हमारे पास प्रछन्न, प्रछन्न, तो प्र उपसर्ग हो जाएगा और प्र उपसर्ग के बाद छिद धातु, प्र उपसर्ग के पश्चात है छिद धातु और प्रत्यय हो जाएगा हमारा कत प्रत्यय। अगला पद दिया हुआ है ईर्षयी, तो ईर्षयी में हम देखें तो जो मूल है वो तो हो जाएगा ईर्ष, ईर्ष, और साथ में हो जाएगा यहाँ पर इनी, और इनी प्रत्यय करने के पश्चात इसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर दो प्रत्यय बनाए गए हैं, पहले तो ईर्ष में इनी जोड़ा और इनी के पश्चात जब इसको स्त्रीलिंग में बनाया तो उसमें टाप प्रत्यय की क्रिया करके बना ईर्षयी। अगला पद हमारे पास है घृणी, तो घृणी में देखें तो यहाँ पर मूल हो जाएगा घृणा, घृणा शब्द हो जाएगा और प्रत्यय हो जाएगा हमारे पास में इनी प्रत्यय, और इस प्रकार से बन जाएगा हमारा घृणी। अगला जो प्रश्न है हमारे लिए छठा प्रश्न है निम्नलिखित पदानाम प्रयोगम स्ववाक्येषु कुरुत, निम्नलिखित पदों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से कोई से भी वाक्य संस्कृत में बना सकते हैं। जैसे पहला उन्होंने बना के दिया हुआ है रात्रो यानी रात्रि में, बालिकाः रात्रो पठन्ति, बालक रात्रि में पढ़ते हैं। दूसरा है वायस, तो वायस का हम लिख सकते हैं यहाँ पर एकः वायसः आसीत, एक कौवा था। उसके बाद चित्रग्रीव है, तो चित्रग्रीव के लिए लिख सकते हैं कपोत राजस्य नाम चित्रग्रीवः आसीत, कबूतरों के राजा का नाम चित्रग्रीव था। उसके बाद व्याध, तो देखें एकः व्याधः वने आगच्छति, एक शिकारी वन में आता है, ऐसा लिख सकते हैं। अगला है असंतुष्टः, तो यहाँ लिख सकते हैं छात्रा असंतुष्टाः सन्ति, ऐसा लिख सकते हैं। या छात्रः एक वचन में बनाएंगे तो छात्रः असंतुष्टः अस्ति, ऐसा लिख देंगे। तत्पश्चात लिखा हुआ है हमारे पास प्रतिकारः, तो यहाँ पर प्रतिकार का मतलब होता है विरोध करना, तो इसका लिख सकते हैं स प्रतिकारः करोति या सा प्रतिकारः करोति या अहम प्रतिकारम प्रतिकारः करोमि, प्रतिकारम करोमि, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तत्पश्चात अगला पद है हमारे पास पक्षिण, तो पक्षिण शब्द है बहुवचन में है, तो पक्षिण, और एक शब्द आया था हमारे पाठ के अंदर वियति, वियति शब्द का अर्थ होता है आकाश में, और तो पक्षिण वियति उड्यन्ते, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस प्रकार से हम इनके वाक्य में प्रयोग अलग प्रकार से भी कर सकते हैं, केवल हमें इन शब्दों का चयन करते हुए संस्कृत में सरल वाक्य बनाने हैं। तत्पश्चात अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न है हमारे पास में, सातवें प्रश्न में लिखा हुआ है सम्यक विभक्तिम संयोज्य, यानी उचित विभक्ति का उपयोग करते हुए जोड़ते हुए कोष्टक गतेन पदेन, कोष्टक में अंकित पदों के द्वारा, कोष्टक में लिखे हुए पदों के द्वारा रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला उन्होंने करके दिया हुआ है, देखो सालमली तरो, यानी सालमली के वृक्ष पर पक्षिणः निवसन्ति स्म, तो यहाँ पर पक्षी की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न आता है कि हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, इसका हम निश्चय किस प्रकार से कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर
जो धातु दी हुई है वो हमें दी हुई है निवसन्ति स्म, यानी बहुवचन की धातु दी गई है। और पक्षी शब्द दिया हुआ है, यानी जो पक्षी है उसका भी हमें बहुवचन का जो कर्ता होगा वो क्रिया के अनुसार चलता है। तो क्रिया जब बहुवचन की है तो हमारा जो कर्ता है वो भी बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे और पक्षी का बहुवचन बनाएंगे तो पक्षिणः हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है अवसन्नायाम, यानी समाप्त होने वाली, वायस कौवा प्रबुद्ध, यानी जागा, यानी समाप्त होने वाली रात्रि में जो कौवा है वो जागा। तो यहाँ पर हमें रात्रि से इसको पूरित करना है, यानी रात्रि ही शब्द का प्रयोग करते हुए इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए रात्रि कैसी है, समाप्त होने वाली, समाप्त होने की कगार पर, यानी एक तरह से जो रात्रि शब्द है इसका विशेषण है अवसन्नायाम। तो संस्कृत में ये होता है कि विशेषण और विशेष्य जो होते हैं वो समान विभक्ति में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि अवसन्नायाम जो शब्द है वो रात्रि का विशेषण है। तो जब यहाँ पर जिस विभक्ति का हमने प्रयोग किया है उसी विभक्ति का प्रयोग हम यहाँ पर रात्रि में करेंगे। तो अवसन्नायाम में देखना पड़ेगा, इसमें सप्तम विभक्ति का एक वचन है तो रात्रि के भी सप्तम विभक्ति का एक वचन रूप बनाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास रात्रो। अगला दिया हुआ है तेन जालम विस्तीर्णम, यानी उस शिकारी के द्वारा जाल को फैलाया गया। अब हमें पूरित करना है व्याधः शब्द से। तो व्याधः शब्द देखिए उस शिकारी के द्वारा, तो उस शिकारी यानी शिकारी का लिंक किसके साथ है, तेन के साथ। तेन के साथ जो व्याध शब्द है, व्याध उसको जोड़ा गया है। तो तेन में जब तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसका मतलब व्याध शब्द में भी हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो व्याधेन तृतीया विभक्ति जब बनाएंगे तो इसका आंसर बन जाएगा व्याधेन। तो इस प्रकार से हमें देखना होता है कि जो शब्द से हमें पूरित करना है उस शब्द का संबंध किसके साथ है। अगला है कपोत राज, कबूतरों का राजा, तंडुल कण लुब्धान, चावल के कणों के ऊपर लोभी, अकथित कबूतरों से कहा। क्योंकि कपोता शब्द से हमें इसको पूरित करना है तो कपोता का अर्थ यहाँ पर हिंदी में लेंगे। तो कबूतरों के राजा ने चावल के कणों के ऊपर लुब्ध हुए या लोभी कबूतरों से कहा। तो यहाँ पर कबूतर जो शब्द है कपोता, इसका विशेषण है कि कबूतर कैसे थे, चावल के कणों के लोभी, ये विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर द्वितीय भक्ति का बहुवचन, द्वितीय भक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है तंडुल कण लुब्धान, तंडुल कण लुब्धान। तो यहाँ पर कपोत शब्द के लिए भी हम क्या करेंगे, कपोत शब्द में भी हमें इसके विशेषण के समान ही विभक्ति का प्रयोग करना है। तो बन जाएगा कपोतान, जब इसका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनाएंगे तो कपोतान। अब यहाँ पर देखिए कपोताः, तत्रोपविष्टा और सर्व से हमें पूरित करना है, यानी कि सर्व का मतलब सब, सभी कबूतर वहाँ पर बैठ गए। तो कपोता बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है, तो सर्व का भी हमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनाना पड़ेगा। तो सर्व का जब प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पुल्लिंग में बनाएंगे तो बन जाएगा सर्वे। तो इस प्रकार इसको पूरित करेंगे। अगला है हमारे पास में अल्पानामपि, यानी छोटी सी भी, सम्मति संगठन, कार्य साधिका, कार्य को साधने वाला होता है। और वस्तु शब्द से हमें इसको पूरित करना है, यानी छोटी सी भी वस्तुओं का संग्रह कार्य को साधने वाला होता है। तो ये वस्तु जो शब्द है इसका संबंध, इसका विशेषण है कि वस्तुएं कैसी, छोटी छोटी, वस्तुएं कैसी है, छोटी छोटी। तो अल्पानाम, तो अल्पानाम की तरह ही जब हम वस्तु शब्द को बनाएंगे तो वस्तु शब्द का बन जाएगा हमारे पास में वस्तु नाम, क्योंकि हमें जो भी शब्द है उसका लिंक उसी वाक्य में ढूंढना है। तो अल्पानाम के समान जब विभक्ति बनाएंगे तो बन जाएगा वस्तु नाम। अगला हमारे पास पद है सह व्याध, वह शिकारी, जालापहार कान, जाल का अपहरण करने वाले, अवलोक्य देखकर,
पश्चात पीछे, धावनम अकरोत यानी पीछे पीछे दौड़ा। अब यहाँ पर हमें तद शब्द की विभक्ति से इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखें, तद शब्द का यानी वो शिकारी जाल का अपहरण करने वाले उनको, तद से अर्थ हिंदी में लेंगे वह शिकारी जाल का अपहरण करने वाले, यहाँ पर शब्द हिंदी में बैठेगा उनको देखकर उनके पीछे पीछे भागा। तो एक तरह से इस तद शब्द का जो संबंध है वो संबंध है जालापहार कान, जालापहार कान शब्द से। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे द्वितीय का बहुवचन है, तो तद का भी हम जब पुल्लिंग में द्वितीय का बहुवचन बनाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास तान, तान शब्द बन जाएगा और बन जाएगा सव्याध जालापहार कान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत। तो इस प्रकार से हमारे द्वितीय पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पार्ट 3 के बारे में। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आगामी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो, उनका नोटिफिकेशन जल्दी ही आप तक पहुंच जाए।